हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स बम। शाम के सुरमई रंग को हटाकर काला अंधेरा धीरे धीरे शहर से बाहर स्थित विज्ञान भवन के आसपास के वातावरण को अपने आगोश में लेता जा रहा था। यही वह समय था जब विज्ञान भवन के बाहर खड़े मुस्तैद सुरक्षाकर्मी अचानक चौंक पड़े थे। चक्र कारण था वह जीप जिससे निकले कुछ हाथों ने बाहर उछाल दिए थे। गैस बम, संभलो। सभी सुरक्षा कर्मियों ने संभलने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक वहां के वातावरण पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा चुकी गैस ने उनकी चेतनाओं पर भी कब्जा जमा लिया। उफ! सौभाग्यशाली निकले वे जो बेहोश हो गए, क्योंकि वे इनकी तरह हमलावरों की गोलियों के निशाने नहीं बने। तर 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 तर, आ! रास्ता साफ है, जल्दी आओ। कुछ पलों बाद ही हमलावर उस विशेष कक्ष के सामने थे जिसके कंप्यूटराइज दरवाजे को खोलना असंभव था, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर कार्ड्स हो उनके लिए तो दरवाजा खोलना खिलौने से खेलने जैसी बात है। और वे जा पहुंचे अपने उस लक्ष्य तक जिसका नाम था बम। हेलो बम, हम तुम्हें लेने आए हैं, क्या तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो? हाँ। परमाणु बम में वह खूबी है कि उसके सोचने मात्र से कहीं भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। कमाल की शख्सियत थी वह बम। लेकिन उसके बारे में इतना जानने के बाद एक सवाल उठता है मिस्टर सिक्योरिटी चीफ, कि अपनी सोचों से ही धमाके करने वाले बम को अब तक कैद कैसे रखा गया। असल में विज्ञान भवन के वैज्ञानिक उसे ड्रग्स की मदद से अर्ध बेहोशी में रखे हुए थे। किसी कारणवश आज उसे बेहोश करने की डोज नहीं दी गई थी, जिसका अंजाम यह हुआ। बम का इस तरह छूटना बहुत खतरनाक है परमाणु। उसे किसी भी तरह तलाश करके वापस लाओ, वरना उसकी वजह से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तुम ठीक कहते हो। अब मैं चलता हूँ, हो सकता है इस सिलसिले में मैं दोबारा तुमसे मिलूं। वहां से उड़ान भरकर परमाणु पास ही एक सुनसान स्थान पर इंस्पेक्टर विनय के रूप में खड़ा नजर आ रहा था। विज्ञान भवन की घटना की सूचना मिलते ही मैं वहां परमाणु के रूप में इसलिए पहुंचा था कि परमाणु भी ऑपरेशन बम की सुरक्षा कमेटी का एक सदस्य था। काश यह खबर मुझे पहले ही लग गई होती तो मैं ठीक उसी समय हमलावरों को रोक लेता, जैसे पिछली बार योद्धा को रोका था। जानने के लिए पड़े टक्कर, जो कि शायद अभी चैनल पे अपलोड नहीं है, जल्दी अपलोड हो जाएगी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे रात दिन एक करके उस विनाशकारी बम को ढूंढकर वापस लाना है। अचानक इंस्पेक्टर विनय की सोचों को एक तेज तेज झटका लगा। छोड़ दो मुझे। ओह, सामने कुछ बदमाश उस महिला को लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। था ओह, उन्होंने उस महिला की कनपटी पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब उन तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। धाक! पल भर में ही बदमाशों के होशों को ठिकाने लगाने के बाद इंस्पेक्टर विनय वायरलेस संदेश भेजकर पुलिस बुलाने में लग गया। परमाणु और श्रीलंका के निर्माता प्रोफेसर, तुम एक बार फिर। हाँ प्रोफेसर, तुम्हें यह बताने के लिए कि हमारे साथ काम करने की जो ऑफर हमने आज सुबह बम्बई में तुम्हारे सामने रखी थी, उसे हमने दुगना कर दिया है। दुगना यानी 40 लाख रुपए। मेरे ख्याल से इतना रुपया तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। मैं और मेरी सेवाएं बिकाऊ नहीं है। मैं सिर्फ देश के लिए काम करता हूँ। बीच में मत बोलो, ध्यान से सुनो मिस्टर। जो देश की एक मुट्ठी माटी के लिए मरना जानता हो, उसे तुम जैसे कभी नहीं खरीद सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। फिर क्रोध से उफनते प्रोफेसर ने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। इसी के साथ फोन की घंटी एक बार फिर घनघना उठी। किर्र। अब कौन? विनय। क्या बात है विनय, तुम्हारा स्वर उत्तेजना से क्यों भरा हुआ है? पता चल जाएगा मामा जी, आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। कमाल का लड़का है, बिना कुछ बताई फोन काट दिया। वैसे बात जरूर कोई खास ही है, क्योंकि विनय आज से पहले कभी इतना उत्तेजित नजर नहीं आया। और वह खास बात क्या है, ये जानने के लिए मुझे पहुंचना होगा सिटी हॉस्पिटल। क्या कारण है विनय, तुम इतने उतावले क्यों? मेरे उतावलेपन का कारण ये स्त्री है मामा जी, जो मेरी मामी और आपकी पत्नी लगती है। शोभा? हाँ मामा जी, हाँ, शोभा। आपकी पत्नी शोभा। मुझे खुशी है कि आज 10 साल बाद भी आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया। मामी जी को देखकर आप भी मेरी ही तरह खुश हुए हैं ना? प्रोफेसर का जवाब विनय के लिए एकदम अप्रत्याशित था। नहीं, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है विनय, क्योंकि 10 साल पहले ये औरत मेरी पत्नी और तुम्हारी मामी होने के हक को ठोकर मार चुकी है। ये ना मेरी कुछ लगती है और ना तुम्हारी, इसलिए मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? ये सच है बेटे। 10 साल पहले मैं जिस औरत को बेइंतहा प्यार करता था, आज मुझे उससे सख्त नफरत है। लेकिन क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब ना तो मैं दे सकता हूँ और ना ही तुम समझ सकते हो, इसलिए भूल जाओ इस क्यों क्यों को और इस औरत को। इतना कहकर प्रोफेसर तेजी से बाहर निकलता चला गया। इधर पीछे खड़े रह गए विनय के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। नहीं मामा जी, ना तो मैं इस क्यों को भूल सकता हूँ और ना इन्हें, क्योंकि मैंने आपको इनके लिए घंटों छिप छिप कर रोते देखा है।
मैं ये जानकर ही रहूँगा मामा जी की 10 साल पहले मामी क्यों आपको छोड़कर चली गई थी, और ये पता चलेगा तब, जब मामी जी को होश आ जाएगा। बिना डॉक्टर दास के रूम की तरफ बढ़ गया। तभी डॉक्टर एस के दास हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी मिस्टर विनय, अभी अभी फ़ोन आया, अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर एक भीषण विस्फोट हो गया है। घायलों को मौके पर डॉक्टरी सहायता देने के लिए जो तुरंत ही वहां बुलाया गया है। मैं कुछ देर बाद वापस लौटूंगा। डॉक्टर एस के दास बाहर की ओर भाग लिए, जबकि विनय, अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर तो हर समय भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे में वहां विस्फोट होने का मतलब है सैकड़ों जानों का मुश्किल में पड़ जाना। ऐसे में मुझे विनय के रूप में यहाँ नहीं, परमाणु के रूप में बस अड्डे पर होना चाहिए। मेरी टांग, भगवान के लिए मुझे कोई यहाँ से निकालो। उफ, दिल को हिला देने वाला दृश्य है। पता करना चाहिए विस्फोट कैसे हुआ। शायद किसी आतंकवादी ग्रुप का हाथ है। आजकल कश्मीर और पंजाब के आतंकवादी दिल्ली में काफ़ी सक्रिय हैं। उन्हीं में से किसी ने बम द्वारा ये विस्फोट किया है। प्यू प्यू प्यू। हाँ, हो सकता है। नहीं, ये विस्फोट किसी आतंकवादी ने नहीं, बम ने किया है, और ये है इसका सबूत। अजगर पटेल, क्या है ये? खुद ही देख लो। अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर मेरे द्वारा किए गए विस्फोट का नज़ारा करने वाली दिल्ली सरकार को चेतावनी। मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, जिसे मेरी साथी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास लेने पहुंचेंगे। अगर मेरी मांग न मानी गई तो पूरा दिल्ली शहर खंडहर में बदल जाएगा। बम। ओह, अपनी शक्तियों का बहुत घिनौना उपयोग करने में जुटा है बम। और अगर हमने उसकी मांग नहीं मानी तो उसकी धमकी हर हाल में पूरी होगी, क्योंकि अपनी मानसिक शक्ति से वो कहीं भी धमाके भाग। ओ बचो, भागो, ये बम का धमाका है। वह हमें इन धमाकों में फंसा कर मारना चाहता है। बूम। नहीं, क्योंकि एक तो वे धमाके काफी छोटे हैं और दूसरे वे हमसे काफी दूर है। भाग। मेरे ख्याल से इन धमाकों के पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है। भाग। शायद ये कि इन धमाकों का पीछा करो। उड़ चला परमाणु उन धमाकों के पीछे। कमाल के हैं ये धमाके। ठाक ठाक। लेकिन ये मुझे ले जाना कहाँ चाहते हैं? शहर से बाहर स्थित इस फार्म हाउस में? तब इस धमाके की आवाज़ दिवाली के पटाखे जितनी ही है, लेकिन इस फार्म हाउस में है क्या? फार्म हाउस की खिड़की से झांकते ही परमाणु की समझ में सारा माजरा आ गया। ये तो विज्ञान भवन की सुरक्षा गार्ड है, यानी इन्हीं की मदद से बम ने अपने आप को वहां से आज़ाद करवाया है। लेकिन अगर यह फार्म हाउस बम का अड्डा है तो उसने धमाके करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा? बात कुछ भी हो, लेकिन मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ तो सब कुछ जानकर ही यहाँ से जाऊँगा, और मैंने अपने इस जानकारी अभियान की शुरुआत करनी है। चला, इनकी धुनाई करने से धाक परमाणु कदम कर डालो इसे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या, जो तुम जिसे चाहो जब चाहो भाग खत्म कर दो। जल्दी तीनों फर्श पर ढेर पड़े थे। अब मुझे देखना है कि इस फार्म हाउस में बम कहाँ है। मैं यहाँ हूँ परमाणु, चले आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तेजी से आवाज़ की दिशा में बढ़ गया परमाणु। जब अंदर पहुंचा तो उसे नजर आया बम। हाँ परमाणु, ये मैं ही हूँ। विज्ञान भवन में बंद यदा कदा मैंने तुम्हारे और तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना पड़ा था। तुम अपराधियों के दुश्मन और मजलूमों के दोस्त हो, इसलिए मैंने मानसिक शक्ति से विस्फोट करके तुम्हें यहाँ बुलाने की कोशिश की, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कोशिश सफल हो गई है, तुम आ गए हो। अब मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस कैद से ज़रूर आज़ाद करवाओगे। अब बोलते हुए बम का गला रूंध गया। बाहर अभी तुम्हारी जिनसे लड़ाई हुई थी वे मुझे विज्ञान भवन से किडनैप करके यहाँ लाए थे। उन्होंने मुझे यह कैद कर रखा था। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मार डालेंगे। झूठ, तुम्हारा कहा एक एक शब्द झूठ है। यह सब तुम्हारा फैलाया हुआ कोई जाल है। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अपनी विशेषताओं की जानकारी है। तुम्हारे सोचते ही न केवल तुम्हारे बंधन पलक झपकते ही टूट सकते हैं, बल्कि तुम्हारे अपहरणकर्ताओं के शरीर के धमाकों में फंसकर चिथड़े भी उड़ सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है परमाणु, लेकिन मेरी आत्मा मुझे ऐसा करने से रोकती है। अपने धमाकों से किसी चींटी तक को भी नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं है मुझमें। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। अभी कुछ देर पहले तुम्हारी मानसिक शक्तियों से बस अड्डे पर एक भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों का लहू बह रहा, और साथ ही 10 करोड़ की फिरौती वाला एक धमकी भरा पत्र भी दिल्ली सरकार के पास पहुंच चुका है। नहीं परमाणु, नहीं, विश्वास करो मेरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, विश्वास करो परमाणु, इसने सचमुच कुछ नहीं किया। इसकी आड़ लेकर वह सब मैंने किया है। अजगर पटेल? हाँ परमाणु, यह सब मेरा किया धरा था। मैंने ही योजना बनाकर अपने साथी सुरक्षा गार्डों से मिलकर बम को किडनैप कराया और उसे यहाँ लाकर कैद कर दिया। बम के बल पर मेरे करोड़ों के वारे न्यारे करने की योजना थी, इसलिए मैंने बस अड्डे पर शक्तिशाली बम रखकर वहाँ एक भीषण विस्फोट करवाया।
और फिर मैं फिरौती की मांग और बम की धमकी भरा पत्र लेकर वहां पहुंच गया। अब मेरी योजना सफल होने जा रही थी कि इसने तुम्हें यहाँ बुलाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस राज को सिर्फ तुम ही जान पाए हो। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो यह राज राज ही बना रहेगा। परमाणु को खत्म करना तो जैसे कि वश की बात नहीं है अजगर पटेल। ओह, ठाक, ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझानी होगी। था ओह, तू मौत के मुंह में जाने से नहीं बच सकता परमाणु, भाग। अजगर पटेल से बेखबर परमाणु को अजगर पटेल ने छलनी कर दिया होता अगर उसे गन चलाने का मौका मिल जाता। आई मेरे हाथ, ये धमाका कैसे हुआ? भाग। मैंने किया, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, परमाणु की जान बचाना था। ऐसा करके तूने अपनी मौत बुला लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे होते हुए तो बम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमाणु के इस बार से तिलमिला उठे अजगर पटेल ने अपनी जेब से वह रिमोट निकालकर फर्श पर पटक दिया। बम जिस लोहे के विशेष कवच में बंद है, इस रिमोट के टूटने के साथ उसकी सारी प्रणाली नष्ट हो गई है। अब बम की मौत निश्चित है, क्योंकि एक तो इस कवच का किसी भी तरह खुलना संभव नहीं है, और ऊपर से रिमोट के नष्ट होने के साथ ही बम को अर्ध बेहोशी में पहुंचाने वाली जो ड्रग उसके शरीर में इंजेक्ट होनी शुरू हो गई है, उसे अब उसके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। ड्रग के प्रभाव से बम पहले गहरी बेहोशी की ओर, फिर मौत की नींद सो जाएगा। अब तू इसे किसी भी तरह से नहीं बचा सकता परमाणु। मैं इसे बचाऊंगा, हर हाल में बचाऊंगा अजगर पटेल। मैंने इससे मेरे इस वार को सहकर अजगर पटेल अपने होश कायम नहीं रख सकता, इसलिए अब मुझे अपना सारा ध्यान बम को बचाने में लगाना है। जुट गया परमाणु, खट। मुझे जल्दी से जल्दी बम को इस कवच से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? प्रोफेसर, सॉरी। जब परमाणु सफल नहीं हुआ तो उसे याद आया एक नाम। प्रोफेसर, आप मुझे सुन रहे हैं ना प्रोफेसर? हाँ परमाणु, कहो क्या कहना चाहते हो? परमाणु एक ही सांस में प्रोफेसर को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, कवच को खोलने के लिए कोई भी कोशिश करना बेकार है परमाणु। यह विशेष कवच है, यह खुलेगा नहीं, बल्कि इसे काटना पड़ेगा, वो भी लेजर कटर से। मैं प्रलंका को लेकर लेजर कटर लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ परमाणु, लेकिन इसमें कुछ देर तो लगेगी काफ़ी, इसलिए तब तक बम को बचाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। ध्यान रहे परमाणु, तुमने उसे कोमा में पहुंचने से पहले ही बचाना है। इतना कहकर परमाणु ने प्रोफेसर से संबंध विच्छेद कर दिया। हाँ, आप शायद ठीक कहते हैं, और बम को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या क्या करूं मैं? आइडिया। तुम्हारे शरीर में तुम्हें सुई चुभने का एहसास कहाँ हो रहा है? बाएं कंधे के ठीक बीच में। तुरंत ही अगर मैं अपनी पूरी शक्ति से इस स्थान को एक दूसरे की तरफ दबाऊं तो कवच का ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। इसी के साथ बम के कंधे से ऊपर उठ जाएगा वह इंजेक्शन। परमाणु द्वारा लगाई गई ताकत जल्दी ही रंग लाई। अब मुझे अपने कंधे पर सुई की चुभन महसूस नहीं हो रही, और ना ही अब मुझे अपना सिर घूमता हुआ लग रहा है। ओह, शुक्र है मैं तुम्हें बचाने में सफल रहा। तभी लेजर कटर के साथ प्रलंका वहां पहुंची। फिर लेजर कटर से काटा गया बम का कवच। कवच से निकलकर जो सूरज सामने आई उसे देखकर उछल ही पड़े परमाणु और प्रलंका। ओ माय गॉड, ये है बम! ऐसी खूबसूरत और मासूमियत मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ ही देर बाद शहर के बाहर एक सुंदर बगीचे में, मेरा नाम शीना है, आज 10 साल बाद मैं एक बार फिर खुली हवा में सांस ले रही हूँ। फूलों पर मंडराती तितलियों और आकाश में उड़ते पक्षियों को देखने के लिए पिछले 10 साल से जल बिन मछली की भांति तड़पी हूँ मैं। उस समय मैं 8 साल की रही होंगी जब एक भीषण दुर्घटना ने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी में जलजला ला दिया। जिस पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में मेरे मम्मी पापा काम करते थे, एक दिन अचानक उसमें भीषण आग लग गई। भाग भाग! संयोग से उस दिन मैं भी मम्मी पापा के साथ फैक्ट्री में गई हुई थी, इसलिए उनके साथ मैं भी उस आग में फंस गई। पटाख धाक भाग! मम्मी पापा, शीना! छोटे बड़े विस्फोटों की भीषण आवाजों में हमारी चीखें दबकर रह गईं। फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं कब बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मम्मी पापा, कहाँ है मेरी मम्मी पापा? रिलैक्स बेबी, वे सही सलामत है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। अपने मम्मी पापा से जब मैं मिली तो मुझे पता चला कि वे जिंदा तो जरूर बच गए थे, लेकिन उनकी ये जिंदगी मौत से कहीं बढ़कर थी। मम्मी पापा! धमाकों ने उनके मस्तिष्क पर ऐसा आघात डाला था कि वे अपने सुनने और बोलने की क्षमता खो चुके थे। उस हादसे ने सिर्फ मेरे मम्मी पापा के ही नहीं, मेरे जीवन को भी बदल कर रख दिया। एक मासूम को बम में बदल डाला तो उन भीषण धमाकों ने। भड़ा! अपनी सोच के बल पर कहीं भी विस्फोट कर देने की अद्भुत क्षमता आ गई थी मुझमें। बम! अब मैं एक ऐसा अजूबा बन चुकी थी जिसे कोई अपने वश में कर लेता तो वह विनाशकारी साबित हो सकती थी। तब वैज्ञानिकों और वरिष्ठ लोगों ने मुझे हमेशा के लिए अंधेरी कैद में डालने का फैसला कर लिया, और तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद तो हो गई हूँ,
लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी आज़ादी कुछ क्षणों की है। वे मेरे आज़ाद रहना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तुमने ठीक कहा शीना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी तुम्हें दोबारा उस कैद में नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक तभी घर हेलीकॉप्टर की आवाज। टीचू टीचू। ओह, ये हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। बचो। गोलियां चलाने वाले जब परमाणु को नजर आए तो उनका खून खौल गया। अजगर पटेल, वे उस झाड़ी के पीछे जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर को उधर ही लो। अब उसकी खैर नहीं। तुरंत ही बेहद तेजी से हवा में लहराया परमाणु गोलियों को मात करता हुआ तर 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 हाहाकारी ढंग से अजगर पटेल तक पहुंचा। आओ भाग भाग। दुनिया के छल कपट से अनजान एक बेसहारा के बल पर जो खेल तू खेलना चाहता है अजगर पटेल, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ। भाग। फिर फिर बाद में इसी शहर में मेरी एक दोस्त है ममता पाठक। आज के बाद तुम उसके साथ रहोगी शीना। वह हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्यों, यही ठीक रहेगा ना प्रियंका? शीना ममता के साथ एकदम ठीक रहेगी, क्योंकि इसे ममता जैसी सहेली और प्रियंका जैसी बॉडीगार्ड की सख्त ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सौंपी जाने वाली हर जिम्मेवारी उठाने में मुझे खुशी होती है परमाणु। फिर चाहे मुझे उसे प्रियंका के रूप में निभानी पड़े या अपने ममता पाठक के रूप में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।